हेलो क्लास 12th। वेल हमने पिछली क्लास में सीड टॉपिक स्टार्ट किया था, अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे, राइट। सो इसमें लिखा है क्लास कि सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस। क्लास इसमें लिखा है क्लास कि सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स, राइट। फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। ये क्या कह रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, यानी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके जो सीड्स हैं वो उनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है, राइट। अब वो कैसे कह रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स के सीड हैं वो एडवांटेज क्यों ऑफर करते हैं, यानी कि उनके बहुत सारे एडवांटेजेस क्यों हैं, ठीक है। अब सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है, चाहे वो पॉलिनेशन हो या फर्टिलाइजेशन हो, ये इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। जैसे हमारे आपने और भी प्लांट्स पढ़े थे कि भाई एल्गी है, ठीक है, या ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जबकि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन पर उन्हें फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि जो सीड्स हैं एंजियोस्पर्म्स के, बहुत सारे उनके एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो सीड फॉर्मेशन से पहले की बात करें कि एंजियोस्पर्म्स का सबसे पहला एडवांटेज यही है कि इसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन वाटर पर डिपेंड नहीं है, राइट। आगे क्या लिखा है, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। अब देखो इसमें क्या लिखा है, यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि इसमें लिखा है कि जो सीड फॉर्मेशन है वो वाटर पर डिपेंडेंट है। नहीं, यहाँ ये एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है क्लास कि जो सीड फॉर्मेशन है वो एंजियोस्पर्म्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सीड के बाद ही एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं कि उनकी नई जनरेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यानी कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो लगभग किस पर डिपेंड होते हैं, सीड पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सीड फॉर्मेशन इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजियोस्पर्म्स में। यहाँ इसका मतलब ये है, ठीक है, यानी कि सीड पर ही वो ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर। आगे लिखा है, ऑल सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। ये क्या कह रहे हैं क्लास कि जो सीड्स हैं कि सीड्स में क्या होती है, बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज हैं, यानी कि वो बहुत अच्छे से सीड्स एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाते हैं। उनमें ऐसे अडेप्टिव फीचर्स हैं जैसे कि जो सीड्स हैं वो एनिमल्स की अगर हेयर स्किन है उस पर चिपक जाते हैं, ठीक। कुछ सीड्स ऐसे अडेप्ट करते हैं खुद को कि थोड़े कांटे कांटे से निकल गए हैं, राइट, थोड़े जैसे सीड का कांटे कांटे से निकले हुए हैं, ताकि अगर कोई भी हेयरी एनिमल आएगा उस पर स्टिक हो जाएंगे। कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो एयर के साथ, एयर करंट्स में क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सीड्स हैं एंजियोस्पर्म्स के, अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग एडेप्टिव, अलग अलग उनमें क्या है, एडेप्टिव स्ट्रेटजीज हैं। अलग अलग तरीके से सीड्स ने अडेप्ट किया है ताकि वो अलग अलग एरियाज में जाके क्या हो सके, अलग अलग एरिया में डिस्पर्स हो सके, और साथ ही में वो क्या हो सके कि अपनी स्पीशीज को कॉलोनाइज कर सके। यानी कि कॉलोनाइज का मतलब है अपनी स्पीशीज को का अमाउंट बढ़ा सके, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में फैल जाए, राइट। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो क्लास, हमने सीड में पढ़ा था कि सीड में क्या है, कॉटिलिडन्स होते हैं, राइट। देखो ये प्लूम्यूल है, ठीक है, ये रेडिकल है और ये कॉटिलिडन्स आ गए, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो कॉटिलिडन्स हैं ये क्या है, फूड रिजर्व्स हैं, यानी कि इनको फूड रिजर्व्स बोला जाता है। इनमें फूड प्रेजेंट होता है, जो हम दाल खाते हैं, ठीक है, वो फूड ही तो हुआ, ठीक है। तो इनको फूड रिजर्व्स बोला जाता है कॉटिलिडन्स को। अब इनका देखो हमारे लिए तो खाने का काम है, लेकिन प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी है ये फूड रिजर्व। ये सीड में इसलिए होता है क्लास, ताकि जब हम उसे क्या करते हैं, सॉ करते हैं, मिट्टी में दबा दिया हमने, वाटर दिया हमने, सनलाइट, मॉइस्चर, टेम्परेचर प्रॉपर है, तो तब क्या होने लगती है, सीडलिंग होने लगती है, यानी कि सीड ग्रो करने लगता है। सीडलिंग का मतलब है सीड ग्रो करने लगता है। और जब क्लास सीड ग्रो करने लगता है तो उसको नरिशमेंट चाहिए,
तो नरिशमेंट मिलता है यहाँ से, कब तक, जब तक उसमें लीव्स ना आ जाए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कब होगी, जब वो धरती से ऊपर आएगा, सनलाइट उसे प्रोवाइड होगी, राइट। तो जब तक वो सीडलिंग स्टार्ट होती है, जब तक वो धरती के अंदर होगा, मिट्टी के अंदर होगा, तब तक उसे जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, उनके जो कॉटिलिडन्स में फूड रिजर्व है वहां से उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड होगा, क्लियर। फिर वो धरती से बाहर निकलेगा धीरे धीरे, ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। ग्रीन पार्ट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। तो फिर फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, फिर लीफ छोटी छोटी निकलेंगी, ठीक है। लेकिन जब तक वो धरती के अंदर होगा, जब तक वो मिट्टी में होगा बीज या सीड, तब तक क्या होगा, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा कौन, दैट आर कॉटिलिडन्स, राइट। आगे देखते हैं, द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। अब जो सीड कोट है, जो हार्ड सीड कोट होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियो ये होती है, क्लियर, ये प्लूम्यूल बनता है इसका, ये क्या बनता है, ये इसकी रूट बनती है, ये प्लूम्यूल बनता है, ठीक है, ये एम्ब्रियो होता है, राइट। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है क्लास, कि मेल गैमीट भी होता है प्लस फीमेल गैमीट भी होता है, तो इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनके न्यूक्लियस ऐड होते हैं। अब न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो फ्यूज करके क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड सेल यानी कि जाइगोट बनता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, जिसकी वजह से इनमें वेरिएशन काफी ज्यादा आती है, ठीक है। किसमें, इनके जो एम्ब्रियो चल के आगे सीड बना है उसकी क्वालिटी और बेस्ट होगी, ताकि वो नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सके, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। जेनेटिक वेरिएशन आने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो दो अलग अलग इंडिविजुअल का है, ठीक है, दो अलग अलग सेल्स का है, मेल गैमीट का है, एग का है, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, सीड इज द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर। भाई हमें सबको पता है कि भाई हम जो खेती करते हैं या उसमें किसान जो भी फूड हमारे लिए उगाते हैं, ठीक है, फसल उगाते हैं, वो किससे उगती है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए सीड सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई नहीं, क्रॉप्स भी तो लगा लेते, क्रॉप्स लगा लेते नहीं, क्रॉप्स को उगाने के लिए भी सीड, मेजॉरिटी स्पीशीज में सीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। आगे देखते हैं, डिहाइड्रेशन and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seed which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season। अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे सीड नया होता है, ताज़ा ताज़ा होता है, ठीक है, वो थोड़ा हाइड्रेट होता है, मॉइस्चर होता है उसमें, ठीक है, जैसे हम उसे दबाएंगे तो वो हमें चुभेगा नहीं हाथ में, हमें जब हम उसे अपने हाथ से प्रेस करेंगे तो वो इजिली प्रेस हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सीड, जो एकदम न्यू सीड होगा, और जो थोड़ा पुराना हो जाता है उसमें मॉइस्चर कम हो जाता है, पानी सूख जाता है उसका लगभग, ठीक है, डोरमेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत हार्ड होता है। जैसे हम चने लेकर आते हैं ना शॉप से, तो जो चने होते हैं हार्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो गए, उनमें मॉइस्चर खत्म हो गया है, ठीक है। सीड मैच्योर हो जाता है जब, तो वो किस लिए यूज होता है, स्टोर करने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये क्या होता है, हमारे फूड भी होता है जो हम सालों साल स्टोर करके रखते हैं। भाई हम बनाते हैं ना छोले की सब्जी, राजमा की सब्जी, दाल की सब्जी, ठीक है, ये सब क्या है, सीड ही तो है, ठीक है, सीड ही होते हैं ये। तो इसमें ये कह रहे हैं, और सीड का क्या यूज होता है कि ताकि हम क्रॉप उगा सके नेक्स्ट सीजन में। हम गेहूं का बीज रखते हैं, तो गेहूं का बीज क्या है, वो उसके सीड ही तो है, जो हम जिसको पीस के हम आटा बनाते हैं, राइट। आगे देखते हैं, कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन एब्सेंस ऑफ सीड और इन प्रेजेंस ऑफ सीड। क्या आप इमेजिन, अभी यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर बिना सीड के कैसी होगी और सीड में कैसी होगी, ठीक है। जब बिना सीड के एग्रीकल्चर होगी वही बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो कहीं ना कहीं सीड से ही होगी, और अगर हम कर भी ले तो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, राइट। तो बिना सीड की खेती तो बहुत ही मुश्किल है, और जो भी कुछ ऐसे वैरायटीज है या स्पीशीज है जिनमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके उगा सके, वहां भी कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, राइट। थोड़ा एक्सपेंसिव, प्रोसेस भी थोड़ा हार्ड पड़ता है, थोड़ा कॉस्ट भी ज्यादा हाई आ जाती है, राइट। तो विच जर्मिनेट अवे सून
आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो सोचो वो कितना मुश्किल है जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, राइट। ओके, एक मिनट क्लास, आगे आगे देखते हैं। हाउ लॉन्ग डू सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। अभी ये कह रहे हैं कि जब एक प्लांट्स में सीड बन जाता है, वो सीड जब बन के वो एनवायरमेंट में आता है, ठीक है, मैच्योर के एनवायरमेंट में आता है, तो वो कितने टाइम तक वो अलाइव रहता है। अलाइव का यहाँ मतलब है क्लास कि जब भी हम उसे उगाएं तब भी उससे क्या बन जाए, एक नया प्लांट बन जाए। तो कैन फॉर्म न्यू प्लांट, ठीक है। यहाँ सीड अलाइव होने का मतलब क्या है कि वो सीड, उस सीड की क्वालिटी कब तक है, वो उसकी एबिलिटी या वायबिलिटी कब तक है एक नया प्लांट बनाने की। डिस्पर्स होने के बाद, डिस्पर्स मतलब जब मैच्योर सीड बन के प्लांट से बाहर आ जाता है, ठीक है। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। अब ये भी जो टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं है कि जो सारे सीड उनका सेम टाइम पीरियड होता है कि भाई ये 1 साल तक ये सीड चल सकता है, 2 साल तक चल सकता है, नहीं। ये एंजियोस्पर्म्स की जितने भी स्पीशीज हैं उनमें हर एक स्पीशीज का अलग अलग टाइम पीरियड है, ठीक है। हर एक स्पीशीज का कह लो या जीनस का कह लो, अलग अलग क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। किसका, कि भाई वो कब तक अलाइव है या कब तक वो सीड क्या है, वायबल है। वायबल या वायबिलिटी का मतलब होता है क्लास कि कब तक उस सीड को हम स्टोर करके रखते हैं ताकि वो एक नया क्रॉप उगा सके, राइट। वो कब तक एक हेल्दी सीड है, राइट। तो अभी क्या कह रहे हैं आगे, इन फ्यू स्पीशीज द सीड लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स। अब वायबिलिटी का मतलब समझ आ गया कि वो कैपेबल, कब तक वो कैपेबल है एक नया प्लांट बनाने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि कुछ स्पीशीज में जो सीड है वो अपनी वायबिलिटी खो देता है या लूज कर देता है कुछ महीनों में, ठीक है। अब कुछ बहुत सारी स्पीशीज में ऐसा है कि किसी किसी में बहुत सालों तक वायबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। यानी कि उनको सालों साल स्टोर करके जाता है, रखा जाता है, कई सालों तक भी स्टोर करके रखेंगे तब भी वो वायबल रहेंगे, वो सीड रहेंगे। फिर उन्हें हम धरती में मिट्टी में उगाएंगे, ठीक है, सॉ करेंगे, देन हम देखेंगे नया प्लांट निकल के आया, राइट। और सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 years, यानी कि कुछ की कुछ मंथ तक है, कुछ के कुछ सालों तक है, और कुछ की हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक है, यानी कि किसी की 200 साल, किसी की 500 साल, ऐसे, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं कि कुछ स्पीशीज तो ऐसी हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है कि वो बहुत ही पुराने, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो सीड को वाइबल रहते हैं उनके सीड, राइट। तो देखो देखो क्या लिखा है, देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड्स। कि अब ये भी बहुत से इनका रिकॉर्ड बना हुआ है कुछ सीड्स का कि वो बहुत टाइम से वाइबल है, ठीक है। कि हमारे पास ऐसा डाटा भी है कि जो हमने ऐसे सीड्स भी देखे हैं जो बहुत ही पुराने हैं लेकिन वो अभी भी वाइबल है, ठीक है। अब उसमें सबसे ओल्डेस्ट क्या, द ओल्डेस्ट इज द ल्यूपाइन, ठीक है। ल्यूपाइनस का जो पेड़ होता है, ल्यूपाइन, ठीक है। ल्यूपाइन का जो, ल्यूपाइनस का जीनस क्या है, आर्क्टिकस, एक जीनस है ल्यूपाइनस आर्क्टिकस, थोड़ा ब्लू कलर में दिखता है ये, राइट। सो ये जो सीड होता है ये बहुत ही वाइबल सीड है। ये कहाँ से निकाला गया था, एग्जिबिट किया गया था। ये लगभग जो लुपाइनस आर्क्टिकस है ये मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, राइट, नॉर्थ अमेरिका में। और ये एक्सकेवेटेड मतलब एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा से ये एक्सकेवेटेड किया था। एक्सकेवेटेड का मतलब होता है क्लास कि उसको जैसे हम कहीं खुदाई करते हैं या हमें मिल जाते हैं, ठीक है, या हम वहाँ कहीं घूमने गए और हमें कोई चीज मिल गई, राइट, तो हम उसको यानी कि गालना, ठीक है। एक्सकेवेटेड का मतलब ये होता है, राइट, एक्सकेवेटेड, खुदाई करते हैं और फिर हमें सीड्स वगैरह निकल जाते हैं, बहुत सारी चीजें निकलती है, साथ में ये भी निकलते हैं, ठीक है। तो लुपाइनस आर्क्टिकस, ठीक है, इनके जो सीड है ये ओल्डेस्ट सीड रिकॉर्ड किए गए अब तक, सब माने गए हैं, ठीक है। सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेट रिकॉर्ड ऑफ 10,000 years ऑफ डोरमेंसी, यानी कि इसका जो सीड है वो हमें जब मिला आर्कटिक टुंड्रा में और हमने इसको सॉ किया तो उसमें से प्लांट्स निकले, ठीक है। तो यानी कि वो वाइबल थे तभी उन्होंने प्लांट्स बनाए, और वो कितने पुराने थे, लगभग 10,000 साल पुराने थे, 10,000 साल पुराने। डोरमेंट सीड है, डोरमेंसी पता ही है आपको कि जब किसी भी सीड को, जब कोई भी सीड एक ऐसे स्टेज में, एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, यानी कि उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है। वो कब स्टार्ट होंगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जब उसको प्रॉपर मॉइस्चर एनवायरनमेंट मिलेगा या और सॉइल मिलेगी
ताकि वो जर्मिनेट कर सके, ठीक है। A recent record of 2000 year old viable seed, तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा निकला है, दैट इज ल्यूपाइनस आर्क्टिकस का, ठीक है। और जो रिसेंटली देखा है कि 2000 साल पुराना सीड है, जो 2000 साल वाइबल सीड है, वो क्या है, डेट पाम का सीड है। डेट पाम का साइंटिफिक नेम क्या है, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ठीक है। ये सब याद रखने नीट के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं, राइट, क्योंकि नीट के एग्जाम में इस तरह के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पूछ ले जाते हैं और बच्चे इनको क्या कर देते हैं, लगभग इग्नोर कर देते हैं या फिर थोड़ा सा नॉर्मल ले लेते हैं। जैसे कि फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा याद हो, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा याद रख लिया, इसका कॉमन नेम डेट पाम नहीं याद रखा, या नॉर्मल डेट पाम याद रख लिया। तो आपको कंप्लीट याद रखना है एनसीईआरटी की एक एक चीज याद रखनी है, राइट, कि इसकी जो लाइफ है या वाइबल सीड है, इसकी जो सीड है वो कितने साल तक वाइबल है, जो हमने फाइंड करे दैट आर 2000 years old, राइट। ये कब डिस्कवर हुआ था, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा के सीड्स, ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड्स प्लेस नियर द डेड सी। डेड सी के पास जो किंग हेरोड का पैलेस है, ठीक है, वहां से इनको एग्जिबिट किया गया था, एग्जिबिशन किया गया था वहां पे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एग्जिबिशन का मतलब होता है क्लास कि हम जो पुरानी ह्यूमन कल्चर की या पुराने ह्यूमन हिस्ट्री की या कल्चर की जब हम स्टडी करने के लिए खुदाई वगैरह करते हैं, तो तब ये चीज निकली थी, राइट। क्योंकि खुदाई में तो वो और बहुत सारी चीज निकलती है, इक्विपमेंट्स भी निकलते हैं, कॉइन्स भी निकलते हैं, मतलब हम उनसे बहुत कल्चर समझते हैं, ठीक है। फॉसिल्स वगैरह भी निकलते हैं बहुत सारी चीजों के, प्लांट्स के। तो आर्कियोलॉजिकल एग्जिबिशन के टाइम पर किंग हेरोड्स के पैलेस में ये थे, राइट, जो कि कहाँ पर है, डेड सी के पास है। आगे देखते हैं क्लास। After completing a brief account of sexual reproduction in flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following questions। देखो हमने इतना पढ़ लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में, तो अब ये नॉर्मल होगा कि हम इतना तो समझ गए हैं कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्या एम्ब्रियो साइक होता है, क्या ओव्यूल होता है, कितने कैसे क्या होता है। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हम, इन कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं क्लास, एक सेकंड, इसको हम हटा देते हैं, राइट, ताकि हमें थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर दिखे। तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो साइक, कितने एग्स प्रेजेंट होते हैं एक एम्ब्रियो साइक में। ऑब्वियसली 1 होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, देखो जैसे एम्ब्रियो साइक है, ओव्यूल के अंदर होता है, यहाँ पर 3 एंटीपोडल्स हैं, कहाँ पर, चलाजल एंड के पास, ठीक है। माइक्रोपाइल के एंड पर क्या है, एक एग है और 2 सिनर्जिड्स हैं, ये सेंट्रल न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो एक ही एग हुआ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, तो एग कितने हैं, एक एग प्रेजेंट है एम्ब्रियो साइक में। हाउ मेनी एम्ब्रियो साइक्स आर प्रेजेंट इन ओव्यूल। अब एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो साइक होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में भी, पिछले क्लासेस में भी देखा था कि ओव्यूल के अंदर लगभग एक ही क्या होता है, एम्ब्रियो साइक होता है। तो कितने एम्ब्रियो साइक हुए, एक। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी। अभी पूछ रहे हैं कि एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स हो सकते हैं, भाई बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। एक ओवरी में बहुत सारे, मल्टीलॉक्यूलर, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मल्टीलॉक्यूलर है ओवरी है, ठीक है। मल्टीलॉक्यूलर यानी कि बहुत सारे लॉक्यूल है, और लॉक्यूल के अंदर क्या है, यानी कि बहुत सारे कैविटी, और कैविटी के अंदर क्या होता है, कैविटी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, राइट। तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे, वो डिपेंड्स ऑन स्पीशीज। किसी प्लांट में एक एम्ब्रियो साइक ओव्यूल होता है, किसी में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, तो डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, कितने ओव्यूल हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं। आगे पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन टिपिकल फ्लावर, कि एक टिपिकल फ्लावर में, एक नॉर्मली जो फ्लावर होता है एंजियोस्पर्म का, उसमें कितनी ओवरी हो सकती है, ऑब्वियसली 1। तो कितनी ओवरी हो सकती है, एक ओवरी। ओवरी कितनी, एक, लेकिन ओवरी के अंदर ओव्यूल बहुत सारे हो सकते हैं, और हर एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो साइक होगा, ठीक है। आगे पूछ रहे हैं, हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ट्री। कितने फ्लावर्स हो सकते हैं ट्री पर, भाई मैनी हो सकते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये सब इन्होंने ये एनसीईआरटी ये क्वेश्चन पूछे हैं। आगे देखते हैं क्लास। आगे कह रहे, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड। क्या आप कुछ प्लांट्स को
एग्जाम्पल ले सकते हैं, बता सकते हैं कि जिसमें जो फ्रूट है वो बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप नींबू सैलेड में आप नींबू काटते हैं, लेमन काटते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, ठीक है। तो लेमन हो गया, टोमेटो है उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, टोमेटो हो गया। आगे देखते हैं क्लास, ठीक है। आगे लिखा है ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। अब देखो इनमें क्या कि जो ऑर्किड फ्रूट्स हैं, ऑर्किड फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका ये ड्रैगन फ्रूट हो गया, ठीक है, वैनिला हो गया, ये सब क्या, वैनिला हो गया, ये सब क्या है, ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। आगे देखो सिमिलर इन द, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, राइट। Similar in case in for fruits of some parasitic species such as Orobanche and Strige. ठीक है, तो इसमें क्या करें कि कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि कुछ स्पीशीज हैं जो पैरासिटिक स्पीशीज हैं, Orobanche हैं, ठीक है, Orobanche भी बोलते हैं इसको, CH, ठीक है, Orobanche, और Strige भी है। तो ये कैसी हैं स्पीशीज, जो ये स्पीशीज हैं Orobanche जो है ये क्या है, पैरासिटिक है, ठीक है, पैरासिटिक है। और जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि Orobanche की अगर एग्जाम्पल देखें तो बथुआ हो गया, ठीक है, जो जब हम फसल उगाते हैं तो बथुआ होता है ना, बथुआ, ठीक है, बथुआ होता है, ये क्या करता है, ये जो प्लांट्स होते हैं, मस्टर्ड प्लांट्स हो गए, इनको हार्म करता है, इनका कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन ड्रेन कर लेता है, राइट। तो ये एक तरह से वीड टाइप होता है ये Orobanche, पैरासिटिक, इसलिए इसको पैरासिटिक स्पीशीज भी कहते हैं, राइट। स्ट्राइजा क्या है, जैसे कि स्ट्राइजा को भी हम विच वीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्ट्राइजा को, विच वीड। हैव यू सीन, आगे बोल रहे हैं, हैव यू सीन अ टाइनी सीड ऑफ फाइकस। फाइकस का आपने टाइनी सीड्स देखे होंगे, जो फाइकस के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फिग ट्री, फाइकस के प्लांट जैसे कि हो गया फिग ट्री, ठीक है, इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत ही टाइनी सीड्स होते हैं। अब देखो कितने, इतना टाइनी सीड, बहुत टाइनी सीड्स होते हैं, उसके बाद भी इसका जो ट्री होता है काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो कितने बिलियंस ऑफ सीड होते हैं जो फाइकस के जो ट्री है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने टाइनी सीड्स हैं, यानी कि हर एक सीड अगर हर एक प्लांट को ग्रो करता है, ठीक है। इतने सारे सीड्स क्यों ये प्रोड्यूस करते हैं, ताकि अगर एक आध सीड कोई उनमें उसमें कुछ डिफेक्ट भी निकल जाए तो दूसरे जो और जो सीड है वो सब कहीं ना कहीं उनमें से कोई कुछ सीड्स, मेजोरिटी ऑफ सीड्स ऐसे होंगे जो एक प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होंगे, राइट, ऐसे ज्यादा वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फाइकस का है बहुत टाइनी सीड्स होते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो प्लांट होता है वो काफी बड़ा होता है। तो इसमें कह रहे हैं कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जांपल इन विच टाइनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस अ लार्ज बायोमास ओवर द ईयर। अब इसमें यही पूछा है कि क्या ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें कि टाइनी स्ट्रक्चर यहाँ सीड को कहा गया है, जो एक लार्ज बायोमास, यानी कि बायोमास मतलब होता है कि जितना उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका प्लांट इतना बड़ा प्लांट होगा, ठीक है, एक बड़ा प्लांट बना सकता है, राइट। आगे देखते हैं क्लास, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, इसको देखते हैं। Although seeds in general are the product of fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis. अब ये क्या कह रहे हैं कि apomixis क्या है, कि जैसे हालांकि जो सीड्स होते हैं वो किसका प्रोडक्ट है, भाई फर्टिलाइजेशन का है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का कैसे कि पहले एग और स्पर्म की मीटिंग हुई एंड देन जाइगोट बना, देन एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो से सीड बना, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि एस्ट्रेसी हो गई, और ठीक है। अब लेकिन कुछ स्पीशीज जो होती है, कुछ प्लांट स्पीशीज जो होती है, जैसे एस्ट्रेसी हो गई, ग्रासेस हो गए, ठीक है, वीट राइस ये सब के ग्रासेस, ठीक है, एस्ट्रेसी हो गई, ग्रासेस हो गई, इन स्पीशीज में क्या है कि एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ है, जिसकी ठीक है, जिस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये जो प्लांट्स हैं, ये जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस करते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जबकि जो मेजॉरिटी स्पीशीज है उनमें क्या होता है, सीड्स फर्टिलाइजेशन से बनता है, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन एस्टरेसी या ग्रासेस की जो प्लांट्स हैं उनमें क्या है, जो सीड बनता है वो कैसे बनता है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। अब ये आगे कह रहे हैं व्हाट इज द फूड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन फूड। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ठीक है, जब बिना प्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन के जो सीड बना उसे एपोमिक्सिस बोलते हैं उस मैकेनिज्म को, लेकिन उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, जब फ्रूट होता है, फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ठीक है, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जैसे कि हो गए, बनाना हो गया, ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स है ये। आगे देखते हैं। Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. Mimics मतलब उसकी कॉपी करता है लगभग, कि ये लगभग लगता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू है प्रोसेस, लेकिन ये होता क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है या प्रोडक्ट है, क्या, एपोमिक्टिक सीड। There are several ways of development apomictic seed. अब देखो बहुत सारे तरीके हैं एपोमिक्टिक सीड बनाने के, बनने के, कैसे। In some species the diploid egg is formed without reduction and division and develop into the embryo without fertilization. अब ये कह रहे हैं कि कुछ स्पीसीज में क्या होता है, देखो एग क्या होता है, हमेशा हैप्लॉइड होता है, ठीक, और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ स्पीशीज में जो एग है वही क्या है, डिप्लॉइड है, यानी 2n है, डिप्लॉइड यानी 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी उसमें, ठीक है, डिप्लॉइड है, तो उसमें क्या होगा, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा और वो किसमें बन जाएगा, एम्ब्रियो में बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसमें बन जाएगा, डायरेक्ट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा इसका, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो ये क्लियर, जो डिप्लॉइड सेल है, जो डिप्लॉइड एग सेल है वही, उसमें ही क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद वही किसमें डेवलप हो जाती है, एम्ब्रियो में एंड फर्दर सीड में। तो क्या बन गया, एपोमिक्टिक सीड बन गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है, क्योंकि इसलिए हम इसको बोलेंगे एपोमिक्टिक सीड, राइट। अब आगे क्या कह रहे हैं क्लास, कि इन मैनी स्पीशीज, जैसे कि सिट्रस और मैंगो स्पीशीज, इन मोर ऑफन इन मैंगो एंड सिट्रस स्पीशीज। अब देखो ये जो सिट्रस की स्पीशीज हैं बहुत सारी और मैंगो की स्पीशीज हैं, इनमें क्या होता है, या वैरायटी है, इनमें क्या होता है क्लास, कि जो न्यूक्लियर सेल्स हैं जो एम्ब्रियो को कवर कर रखती हैं, जैसे हमने देखा था कि ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अंदर ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, इंटेग्यूमेंट है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट है, ये एम्ब्रियो साइक है। एक सेकंड रुकिए, हाँ दोबारा से देखते हैं। देखो जैसे कि ये हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है, ओवरी में प्लासेंटा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ओव्यूल हो गया पूरा स्ट्रक्चर, हम पूरे की बात करें तो ये एम्ब्रियो साइक हो गया, ठीक है, और ये हो गया न्यूक्लियस हो गया ये। तो इसमें क्या करें, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस सेल किसके अराउंड है, एम्ब्रियो सैक के अराउंड है, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर जो सराउंड है न्यूक्लियस सेल्स, उनमें क्या हो जाता है, वही क्या हो जाती है, डिवाइड होने शुरू हो जाती है, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, और ये डिवाइड हो के कहाँ आने लगती हैं, इसके एम्ब्रियो सैक के अंदर आने लगती हैं, जिसमें कि एग प्रेजेंट है, और ये डेवलप हो जाती है किसमें, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है, सारी सेल्स ही हाँ डिवाइड हो के इसी को भर देती है, एम्ब्रियो सैक को, इसमें ही आ जाती हैं और क्या बना देती हैं, इसमें डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में, ठीक है। आगे लिखा है इन सच स्पीशीज। अब ऐसी जो स्पीशीज होती है, इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो। अब ऐसी स्पीशीज में क्या होता है कि बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं ऐसी स्पीशीज में, ठीक है, और इनमें हर एक ओव्यूल में क्या होता है, बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, यानी कि हर एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे, यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ओव्यूल हैं और ये प्रोट्रूड हो जाती है, और बहुत सारे इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे, जितने ओव्यूल होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे, एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे, राइट। occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony। अब यही कंडीशन क्या कहलाती है, दैट इज polyembryony, ठीक है, यानी कि जिसमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एम्ब्रियो किस में बनता है, सीड में बनता है,
है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे सीड जो प्रेजेंट होंगे वही पॉलीएम्ब्रियो में नहीं हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि आपने ऑरेंज का एग्जांपल देखा होगा, ठीक है। अब जितने भाई एम सीड ही सीड्स में ही क्या बनता है, वो सीड के अंदर ही तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो ही तो डेवलप होकर आगे सीड बन रहा होता है, राइट। और वो एम्ब्रियो किसके अंदर होता है, वो ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है। हाँ, टेक आउट सम सीड ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। अब ये आपको एक्टिविटी दे रहे हैं कि आपको ऑरेंज के सीड लेने, उसको स्क्वीज करके, ठीक है। एंड फिर आपको उसमें क्या ऑब्जर्व करने हैं, आपको उसको कट करके देखेंगे तो आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारे क्या है, एम्ब्रियो है, अलग अलग साइज के, शेप के, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ये चीज, ठीक है, अलग अलग शेप के, हर एक सीड से अलग अलग शेप के एम्ब्रियो दिखेंगे आपको हर एक सीड में, ठीक है। तो काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड, ठीक है। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। तो आपको ये दिखाना है, ये पूछना है कि जेनेटिक नेचर क्या होगा एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का। कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स, क्या हम उनको क्लोन्स कह सकते हैं, कि हाँ, क्योंकि देखो एपोमिक्टिक सीड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, तो वेरिएशन बहुत ही माइनर होंगे, राइट। अब वेरिएशन बहुत बहुत ही माइनर होंगे, जिस वजह से क्या होगा कि जेनेटिक नेचर क्या है कि कहीं ना कहीं इनको क्या बोला जाएगा, क्लोन बोला जाएगा। और ये किस पे इनका जेनेटिक जो है वो किस पे डिपेंड है, वो पेरेंट प्लांट पे, यानी कि उसके क्लोन से वेरिएशन बहुत कम है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं क्लास। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। और आगे ये कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं अलग अलग फूड की, वेजिटेबल क्रॉप्स की, उनको हम बहुत ही लार्ज स्केल पे कल्टीवेट की जाती है हाइब्रिड वेराइटीज। हाइब्रिड क्या होती है कि जैसे दो मैंगो प्लांट है, ठीक है, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब ये क्या है, ये साइज स्मॉल है मैंगो का, स्मॉल साइज है लेकिन स्वीट है, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो जो दूसरा है उसमें क्या है, ये लार्ज है लेकिन सॉर है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्मॉल, हमें चाहिए कि स्वीट हो और लार्ज हो मैंगो। तो हम क्या बना देंगे कि ऐसे इन दोनों स्पीशीज के इन ये जो कैरेक्टर्स है कि स्वीट और लार्ज हो, हम इनको मिक्स करके एक ब्रीड बनाएंगे। इनके जेनेटिक कि इसका मेल गैमेट हुआ, इसका फीमेल गैमेट हुआ, इनको मिक्स करके एक ब्रीड बनाएंगे जो स्वीट और लार्ज मैंगो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। सिर्फ उन्हीं जीन्स को लेंगे हम, ठीक है। आगे आप बायोटेक्नोलॉजी में जाके पढ़ोगे चीज, ठीक है। उन्हीं जीन्स को हम लेंगे जो इसमें ये काम करेंगे, ठीक है, हाइब्रिड बनाएंगे उनका। तो जिसकी वजह से फ्रूट आएंगे वो स्वीट भी होगा और लार्ज भी होगा। तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिड। तो इसमें क्या करें क्लास, एक सेकेंड, कि बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज को हम कल्टीवेट करते हैं जो बहुत ही लार्ज स्टेज पे कल्टीवेट होती है, किस लिए था, फूड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्लास, आगे लिखा है कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रीमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अब हाइब्रिड के कल्टीवेशन से क्या हुआ है कि प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमने हाइब्रिड वैरायटीज इसलिए ही बनाई है ताकि जो दूसरे किसी एक प्लांट की जो नेगेटिव चीज है, जो नेगेटिव ट्रेट्स है, उनको हम हटा दें, पॉजिटिव को हम रखें, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, कहीं ना कहीं हमने अगर किसी प्लांट में इन्फेक्शन है तो उसको हटा दिया, ऐसे जीन्स को हटा के हेल्दी प्लांट को वो किया, ठीक है। तो हाइब्रिड वैरायटीज बनाई है, राइट। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। अब इनकी एक प्रॉब्लम है कि हाइब्रिड सीड्स को हर साल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हाइब्रिड सीड को ही हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, जो कलेक्ट किया हमने हाइब्रिड सीड उनको हम 100 करेंगे, जो प्रोजेनी होगी उनमें भी क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, ठीक है। सेग्रीगेशन होगा तो अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे कि उस प्लांट के कैरेक्टर, उस प्लांट के कैरेक्टर, तो ये हाइब्रिड मेंटेन नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं चेंजेस बढ़ते चले जाएंगे, तो सेम क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हैज द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। और ये हाइब्रिड की जो कॉस्ट है ये भी क्या है, एक्सपेंसिव है फार्मर्स के लिए, टू प्रोड्यूस करना हाइब्रिड सीड हर बार, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, मतलब कि हमें हाइब्रिड वही क्वालिटी चाहिए, लेकिन क्वालिटी तो अगर बार बार
जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो क्वालिटी तो भाई चेंज होती जाएगी, सेम क्वालिटी नहीं रहेगी, लेकिन हमें तो सेम क्वालिटी रखनी है। भाई चेंज भी होती रहेगी, ठीक है, चेंज भी वाली भी हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें सेम वाली भी रखनी है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था कि हम उन सीड्स को क्या बना दें, एपोमिक्टिक बना दें, ठीक है। तो एपोमिक्टिक सीड बना दें उनको, किसको, जो हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स बने हैं, अब उन्हीं में ऐसी चीज कर दे कि जो वो एपोमिक्टिक बन जाए, ताकि उनमें सेग्रीगेशन ही ना हो कैरेक्टर्स का, ठीक है, हाइब्रिड प्रोजेनी में, तो उनको एपोमिक्स करते हैं, ठीक है। एपोमिक्स का मतलब उनको एपोमिक्टिक सीड्स बनाना, राइट, जिससे कि वो सेम सीड उगाए, सेम वैरायटी मिलेगी, वो बिल्कुल 0 मतलब उनके बहुत ही बिल्कुल वेरिएशन आई नहीं, जैसे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऑब्वियसली बात है कि वेरिएशन आएंगे, और हाइब्रिड वेराइटीज होंगी तो और ज्यादा वेरिएशन आएंगे, ठीक है। So then the farmers can keep on using hybrid seeds to raise new crops every year after year, and does not have to buy hybrid seeds every year. अब फार्मर को इससे क्या होगा, एपोमिक्टिक सीड उगाने से उनको हर बार सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको वो अपने ही उनको ग्रो करेंगे, और उनको वो क्या करेंगे, उनको नेक्स्ट सीजन में यूज करेंगे, राइट। बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सेस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, active research is going on many laboratories around the world to understand the genetics of apomixes and transfer apomictic genes into hybrid varieties. अब क्योंकि इसकी ये चीज डिमांड में है कि हर एक वैरायटी अपनी खुद की आइडेंटिटी को मेंटेन रखे, ठीक है, खुद की आइडेंटिटी को मेंटेन रखे, इसलिए बहुत सारी इस चीज पर रिसर्च अभी भी जारी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, क्या समझने के लिए कि भाई क्या जेनेटिक नेचर है एपोमिक्सेस का, एपोमिक्टिक सीड्स का, कैसे एपोमिक्टिक जीन को ताकि एपोमिक्टिक जीन को नई हाइब्रिड वेराइटीज में ट्रांसफर किया जा सकता है, ये सब, ठीक है। तो ये सब पे लेबोरेटरी में रिसर्च आज भी चलती रहती है, राइट। ओके क्लास, सो दिस इज आवर कंप्लीट चैप्टर 2, ठीक है। इसके बाद हम इसके नोट्स का रिवीजन करेंगे, चैप्टर 2 के नोट्स का, एंड देन हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे उसके बाद, ओके। अगर इन केस कोई भी डाउट चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, सिलेबस थोड़ा लेट है बट इट्स ओके, अगर फिर भी कोई डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, ओके। सो थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको प्लीज मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच।